आइए आज बीए फर्स्ट ईयर की क्लास राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी, इसमें जो अलंकार दिए गए हैं आपके कोर्स में उसकी चर्चा करते हैं। ये बीए फर्स्ट ईयर के अलावा इसमें से 7 फिगर ऑफ स्पीच इसी में से इंटर में भी आपको पढ़े थे आप लोग, उसके लिए भी हैं। और इसके अलावा बहुत सी अन्य परीक्षाओं में भी अलंकार आता रहता है। क्लियर? तो किसी भी परीक्षा में अलंकार जिसमें आता है उसके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। तो पहला देखते हैं सिमली। ठीक है, सिमली का मतलब होता है उपमा अलंकार। तो जैसे कि अलंकार किसे कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विथ ए व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट। अलंकार किसे कहते हैं? कि मतलब कि साधारण शब्दों से थोड़ा हट के प्रयोग करना जिससे कि प्रभाव बढ़े, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकृत करना, जैसे वाणी में अलंकरण लाने का ये काम करते हैं। क्लियर? तो अलंकारिक भाषा उसमें। तो चलिए फिलहाल सिमली देखते हैं। तो इन ए सिमली, सिमली में जो है एक कंपेरिजन इज मेड, तुलना किया जाता है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की, विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जो कम से कम किसी एक बात में समान होती हैं। विच हैव एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, वन पॉइंट एक बात में, इन कॉमन माने सामान्य, एक जैसा। करें कि सिमली में दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। ऑब्जेक्ट्स माने यहाँ वस्तु होगा। दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है जिसमें जो कम से कम एक बात में क्या होती हैं? समान होती हैं। इन दिस फिगर, मतलब इस फिगर मतलब फिगर ऑफ स्पीच में, इस अलंकार में वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन, तुलना किए जाने वाले शब्दों का, जैसे सो, लाइक, एज आर यूज्ड। सो, लाइक, एज का प्रयोग किया जाता है। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? फिर से जान लीजिए। इन ए सिमली कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। उपमा अलंकार में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जो कम से कम किसी एक बात में समान रहती हैं। इन दिस फिगर, इस अलंकार में वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन सो, लाइक, एज आर यूज्ड। सो, लाइक, एज का प्रयोग किया जाता है। किसी भी लाइन में अगर आप सो, लाइक, एज देख लो तो उसमें बता दोगे क्या? क्लियर? उपमा अलंकार सिमली। तो आप ज़्यादा ना सो, लाइक, एज तीनों याद करना, केवल लाइक और एज याद कर लो तब भी चल जाएगा, क्योंकि सो आता है तो उसके साथ एज भी आता है, एज भी आ जाता है। क्लियर? लाइक। लेकिन ध्यान देना, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में तुलना होनी चाहिए। क्लियर? अब जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, तुम्हारी आत्मा एक सितारे के जैसी, तारा के जैसी थी। तुम्हारी आत्मा एक तारे के जैसी थी। तो आत्मा और तारा अलग अलग चीज़ है ना, तो दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में तुलना किया गया। क्लियर? अगर वही कहने कि हम कहने कि ही इज एज जेंटल एज इज ब्रदर, वह उतना ही बहादुर है उतना ही सभ्य जितना उतना भाई, तो इसमें नहीं हो पाएगा सिमली, क्योंकि भाई की भाई से तुलना किया जाए ना तो एक ही वस्तु है, व्यक्ति है, व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से की। क्लियर? तो तुलना नहीं माना जाता, कंपेरिजन ऑफ इक्वलिटी माना जाता है। जैसे डिग्री जो पढ़े हो, एज एज सो एज। क्लियर? तो तुलनात्मक अवस्था माना जाता है। तुलना के लिए दो भिन्न भिन्न वस्तुओं का होना जरूरी है। जैसे यहाँ सोल का स्टार से, तो इसमें लाइक आया है, बता दो सिमली, तुम्हारी आत्मा सितारे की जैसी थी। दूसरा है राइटियस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री, सहीपन शैल फ्लोरिश, फले फूलेगा एज द पाम ट्री, जैसे ताड़ का वृक्ष। पामिस ताड़, पाम हथेली भी होता है। क्लियर? लेकिन यहाँ ताड़ का पेड़ होगा। क्लियर? तो यहाँ सीधी सी बात है, एज का प्रयोग किया गया है, तो सहीपन की तुलना पाम ट्री से की गई है। क्लियर? तो सीधी सीधी इसमें क्या है? सिमली। अगला है हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से छोटी सी कैंडल, मोमबत्ती, थ्रोज हिज बीम्स, अपने किरणों को फेंकती है। क्लियर? सो साइंस, उसी प्रकार से चमकता है एक गुड डीड, एक अच्छा कार्य, इन ए नाटी वर्ल्ड। नाटी माने शरारत, शरारती, वर्ल्ड माने संसार, शरारती संसार। अब यहाँ देखिए क्या है, सो का प्रयोग किया गया। तो बताया क्या आपको? लाइक, सो, एज, तीनों पे आपको ध्यान देना है। ज़्यादा तो लाइक और एज से ही मिल जाता है, लेकिन सो से भी कभी कभी आ जाता है तुलना। क्लियर? तो इसलिए तीनों वर्ड को याद करना बेटर होगा। ये पहचान है लाइक, सो, एज। जैसे हिंदी में जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, पहचान मन मानो, जन जानो, मनहु,
क्लियर। ये किसी लाइन में आ जाता है, हिंदी में तो हम मान लेते हैं उत्प्रेक्षा। उसी तरह से अंग्रेजी में सो एज लाइक आता है तो हम मानते हैं क्या, सिमिलर। दो लोगों की तुलना हो रही, सो लाइक एज आया, सिमिलर। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये अलंकार है, हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स, जितना दूर तक वह थोड़ी छोटी सी मोमबत्ती अपना प्रकाश फेंकती है, बीम्स किरणें फेंकती हैं, सो फाइन साइंस ए गुड डीड इन नॉटी वर्ड, उसी प्रकार से जो है शरारती संसार में अच्छा कार्य भी चमकता है। क्लियर। यहाँ मोमबत्ती, अब देखिए किसकी तुलना की जा रहा है, लिटिल कैंडल, ठीक है, छोटी सी मोमबत्ती की तुलना किया जा रहा है, और शरारती भरे संसार, शरारतियों के संसार से। क्लियर। जैसे मोमबत्ती छोटी होती है, किरणें फेंकती है, दूर तक प्रकाशित करता है, उसी तरह से ये शरारती संसार में अच्छे जो कार्य करते हैं उनके अच्छे कार्यों का प्रकाश भी दूसरों तक पहुंचता है। क्लियर। तो सीधी सी बात। अगला है मेटाफर। मेटाफर मतलब तो रूपक अलंकार। तो इन ए मेटाफर, रूपक अलंकार में ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। क्लियर। तो ये बात आपको सिमिली में भी मिलेगी, उसमें भी दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाएगी, इसमें भी। बट लेकिन आगे थोड़ा सा डिफरेंस है। द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूज्ड, लेकिन तुलना किए जाने वाले शब्द सो लाइक एज का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर। तुलना दोनों में किया जाएगा अलग अलग वस्तुओं में, लेकिन इसमें तुलना किए जाने वाले शब्दों को छिपा लिया जाएगा। क्लियर। लेकिन उसमें सो किया जाएगा, सीधे सीधे मान ही लिया जाएगा ना, तो इसलिए छिप जाएगा। दैट इज, जो यह है कि, जिसका मतलब यह है कि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिम्बल। मेटाफर है कि इम्प्लाइड सिम्बल है। तो कह रहे हैं कि जिसका मतलब यह है कि मेटाफर एक इम्प्लाइड सिम्बल, इम्प्लाइड मीन्स होता है अंतर्निहित। क्लियर। अंतर्निहित मतलब सिमली, अंतर्निहित सिमली मतलब सिमली के अंदर ही वो है, जैसे सिमली रहती है उसी तरह से ये भी है, लेकिन इसके अंदर सिमली रहती है, लेकिन लिखा नहीं जाता लाइक सो है, इसलिए वो स्पष्ट नहीं रहती। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन परीक्षा में कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज एन इम्प्लाइड सिमली, तो आपको बताना पड़ेगा मेटाफर, या मेटाफर इज डैश डैश, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा तो एक में रहेगा इम्प्लाइड सिमली। क्लियर। वो सही मान जाएगा। पूरी परिभाषा, ये छोटी सी परिभाषा ये भी है, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली, ये भी एक परिभाषा है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, प्रेम जीवन का नमूना है। क्लियर। स्पाइस, तो यहाँ क्या है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लव इज लाइक द स्पाइस ऑफ लाइफ। क्लियर। प्रेम को जीवन का नमूना मान लिया गया है, तो जीवन के नमूने जैसे हैं। क्लियर। तो जैसे ठीक है, तो इस तरह से मेटाफर में कोई चीज़ मान ही लिया जाता है, तभी तक माना जाता है जब तक बात कहा जाता है। क्लियर। वही चीज़, इसमें लाइक का प्रयोग करके हम सिमिली भी इसको बना सकते हैं, मेटाफर की खासियत होती है। दूसरा, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज माने होता है बदला। बदला एक प्रकार का असभ्य न्याय होता है। कैसा न्याय होता है? असभ्य न्याय। तो मतलब ये फ्रांसिस बेकन लिखे हैं, ऑफ रिवेंज, उनका सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे। क्लियर। निबंध है, तो उसमें बताया कि बदला एक असभ्य न्याय है, मतलब बदला नहीं लेना चाहिए। क्लियर। तो इस तरह से, क्योंकि असभ्य लोग बदला लेते हैं। क्लियर। तो इसमें ऐसे भी हम बदला की तुलना असभ्य न्याय से किया जा रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं, रिवेंज इज लाइक ए वाइल्ड जस्टिस। क्लियर। अगला है, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। क्लियर। तो यहाँ क्या ऊंट की तुलना कैसे किया गया है? रेगिस्तान के जहाज से। तो अब लेकिन जान ले, रेगिस्तान से किया गया है, तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को क्या किया गया है? मान लिया गया है। क्लियर। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज मान ही लिया गया है, इसलिए यही तो बता रहे हैं कि मेटाफर में कोई चीज़ मान लिया जाता है सीधे सीधे। ठीक, जैसे हिंदी में भी आप मान लेते हो। क्लियर। जैसे मिल्टन इज़ द सूरदास ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन इंग्लैंड के सूरदास हैं, इंग्लैंड के सूरदास है, तो मतलब इंडिया में सूरदास होते हैं, इंग्लैंड में मिल्टन है। मान लिया कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। क्लियर। ये सभी अलंकार हैं, मान लिया गया। मतलब क्या, शेक्सपियर के जैसे महान कवि हैं कालिदास, और मिल्टन सूरदास के जैसे अंधे कवि हैं। मेन अर्थ ये होता है। क्लियर। तुलना तो किया जा रहा है, लेकिन लाइक सो एज नहीं किया गया। वो कश्मीर इज द स्विट्जर ऑफ इंग्लैंड कह सकते हैं, कश्मीर को भारत का
स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्लियर? तो मान लिया जाता है, लाइक वाइज का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए अगला देखते हैं पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। इन पर्सनिफिकेशन मानवीकरण में इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, इन एनिमेट माने होता है निर्जीव, एनिमेट माने होता है लाइफ जिसमें जीवन हो, निर्जीव वस्तुओं की, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज माने अमूर्त विचार। क्लियर? अर्थात को समझा जाता है एज ऑफ हैविंग ए लाइफ, ऐसे समझा जाता है जैसे हैविंग लाइफ, उनके पास क्या हो, जीवन हो। क्लियर? कहने मतलब सजीव के रूप में समझा जाता है। तो मानवीकरण अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को और अमूर्त विचारों को सजीव के रूप में समझा जाता है, या ऐसा समझा जाता है जैसे उसमें जीवन हो। दैट इज मतलब जिसका मतलब ये है कि पर्सनिफिकेशन इज टू इंडो इंटेलिजेंस, मानवीकरण में इंटेलिजेंस, इंडो माने प्रदान करना, सुसज्जित करना। क्लियर? बुद्धि प्रदान कर दी जाती है, एंड पर्सनालिटी और व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है टू एन इन इनिमेट थिंग्स माने निर्जीव वस्तुओं के लिए। क्लियर? टू गिव द इम्प्रेशन, क्यों प्रदान किया जाता है? गिव द इम्प्रेशन, प्रभाव देने के लिए, प्रभाव, गिव इज देना है, प्रदान करना, प्रभाव प्रदान करने के लिए। एज इफ माने मानो, इस प्रकार से प्रभाव कि मानो देवर लिविंग बींग्स, वे सजीव प्राणी। क्लियर? मानो वे सजीव प्राणी। तो कुल मिलाकर आप इसको ऐसे समझ लो कि मानवीकरण अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में मान लिया जाता है। क्लियर? तो आज जैसे मानवीकरण नाम से निर्जीव है, वस्तु है या विचार है, लाइफलेस थिंग्स है या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, तो उनको एज ए मानव मान लिया जाएगा, ह्यूमन। क्लियर? तो मानव के गुणों को उसमें रख दिया जाएगा। क्लियर? जैसे मनुष्य बुद्धिमान होता है, कुछ होता है, उसके अंदर क्वालिटीज होती है, उसी तरह से वस्तु के अंदर भी गुण मान लिया जाएगा। क्लियर? निर्जीव को सजीव के रूप में मान लिया जाएगा। ठीक? तो इस तरह से मानवीकरण अलंकार। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और ताकि समझ में आ जाए। डेथ लेज, मृत्यु, लेज मीन्स रखना, रखता है, हिज आइसी हैंड्स, अपना आइसी हैंड्स मानो होता बर्फीला हाथ, ऑन किंग्स माने राजाओं के ऊपर, मृत्यु अपना बर्फीला हाथ राजाओं के ऊपर रखता है। अब बताइए, डेथ कोई व्यक्ति है? नहीं है, एक शब्द है मृत्यु। क्लियर? लेकिन इसके साथ प्रोनाउन क्या लगा अपना अंग्रेजी? हिज लगा है कि नहीं लगा? तो हिज कहाँ लगता है? मानव यानी आदमी के लिए हिज लगता है अपना अंग्रेजी, औरत के लिए हर लगता है। क्लियर? लेकिन कहीं आदमी औरत ना हो, निर्जीव हो या कोई विचार हो, कोई शब्द हो, उसके साथ हिज या हर लगा दिया जाए तो मान लीजिए वहाँ क्या है? मानवीकरण अलंकार। क्लियर? जैसे नेचर के साथ हम हर लगा देंगे, नेचर हैज हर ओन रूल, प्रकृति का अपना उपहार है। क्लियर? ठीक है? मून हैज हर ब्यूटी, चंद्रमा के पास अपना सौंदर्य है, तो वहाँ भी क्या लगा देंगे? मानवीकरण अलंकार होगा। क्लियर? क्योंकि ही आदमी के साथ आता है, यहाँ डेथ के साथ आया, तो सीधी सी बात इसमें, क्योंकि इसका डेथ को मानवीकरण कर दिया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है इसमें। बात समझ में आ गया? चलिए आगे, क्योंकि परीक्षा में दे देगा, पहचान कह देगा विच फिगर ऑफ स्पीच इज इन दिस लाइन, इन लाइनों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, इस लाइन में। क्लियर? तो लाइन कम से कम पहचानना जानो, ठीक, कौन सा है। तो अभी हम ठीक है समझा रहे हैं, तो इसके बाद हम पहचानने की भी ट्रिक बता देंगे। ठीक है, साथ के साथ बताते चल रहे हैं, बाद में फिर एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे डिफरेंस, अगर कैसे छांटना है, कोई प्रॉब्लम होगी तो। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। अब देखिए, एंजाइटी माने होता है चिंता, सिटिंग माने बैठी हुई है, ऑन हर फेस किसी के चेहरे, उसके चेहरे पर चिंता बैठी है। अब बताओ, चिंता बैठी है, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चिंता बैठी है। अब बताओ, बैठने का काम कोई आदमी ही तो करता है ना, ठीक है, तो मतलब पर्सन में मतलब ह्यूमन और मतलब मैन और वुमन सब आ जाते हैं। क्लियर? तो आदमी बैठने का काम करता है, यहाँ चिंता बैठ रही है, चिंता को कह रहे हैं कि बैठी है उसके चेहरे पर, तो अब आदमी बैठता, चिंता बैठ रही है, तो चिंता को क्या एज ए मानव के रूप में वर्णन कर दिया गया। चलिए आगे। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, ये तो कहावत सुने हो, प्यार अंधा होता है। अब बताइए, प्यार का कोई आदमी है, उसकी कोई आँख होती है कि अंधा होगा वो? नहीं होती है ना।
लेकिन आदमी के हिसाब के जैसे इसको बता दिया गया। जैसे आदमी के पास आंखें होती हैं, अंधा हो जाता है, लेकिन यहाँ प्यार को अंधा बता दिया गया, इसलिए मानवीय कारण अलंकार है। इस तरह से बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। जैसे आपको बता दें फॉर एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर दरवाज़ा केवल एक बार खटखटाता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स कर रहा है, अब अवसर खटखटा रहा है, जबकि आदमी खटखटाता है। तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर कहते हैं, अनुभव एक सबसे अच्छा अध्यापक है। तो आदमी अध्यापक होता है, लेकिन यहाँ अनुभव को अध्यापक बता दिया गया है। इन सभी में क्या है? मानवीकरण अलंकार। चलिए आगे देख लेते हैं। एपोस्ट्राफी माने होता है संबोधन अलंकार। ये क्या होता है? एन एपोस्ट्राफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस। एपोस्ट्राफी संबोधन अलंकार एक डायरेक्ट माने होता है सीधा, एड्रेस माने संबोधन। एपोस्ट्राफी में सीधे क्या किया जाता है? संबोधन किया जाता है। किसको संबोधन किया जाता है? टू डेड, किसी मरे हुए को, जो आदमी मर गया है उसको संबोधित करके लेखक कुछ भी लिख रहे हैं। वो हो सकता है, मरा भी हो सकता है वो आदमी। टू द एब्सेंट, एब्सेंट माने होता है अनुपस्थित, कोई अनुपस्थित है उसको भी संबोधित किया जा सकता है। आर टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, अथवा किसी मानवीकृत वस्तु को संबोधित किया जाता है। क्लियर? आर आईडी अथवा विचार को, अथवा किसी मानवीकृत वस्तु या विचार को संबोधित किया जाता है। क्लियर? सीधी सी बात है, संबोधन अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें किसी मृत, अनुपस्थित अथवा मानवीकृत वस्तु या विचार को सीधे संबोधित किया जाता है। ये परिभाषा रेन के द्वारा दी गई है। रेन क्या है? ग्रामेरियन है, व्याकरणाचार्य है, व्याकरण की किताब है रेन एंड मार्टिन, एक फेमस बुक है इनकी। क्लियर? हाई स्कूल इंग्लिश कंपोजिशन के नाम से रेन एंड मार्टिन लिखे हैं। ठीक, तो उन्होंने ये परिभाषा दी है। अब देखिए इसमें हम मतलब कि देख ले रहे हैं इसके एग्जाम्पल ताकि और क्लियर हो जाए। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन तुम्हें तो इस समय जीवित रहना चाहिए था। क्लियर? तो ये मतलब कि मिल्टन मर गए हैं। तो जब मिल्टन मर गए थे तो विलियम वर्ड्सवर्थ उनके ऊपर एक कविता लिखे हैं, टू मिल्टन। मिल्टन को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए। क्लियर? तो वो मतलब ये कह रहे हैं, अब मिल्टन तो मर गए हैं लेकिन कह रहे हैं मिल्टन तुम्हें इस समय, और मिस टाइम हो गया है, तुम्हें इस समय जीवित रहना चाहिए था। क्लियर? आगे और लाइन है, इंग्लैंड इज दाई फेम। क्लियर? इस तरह से तमाम बातें। तो आपको इसी लाइन को पढ़, आज इंपॉर्टेंट लाइन है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ये लिखे हैं कविता टू मिल्टन, और इसमें कहे हैं मिल्टन, देखिए मिल्टन के बाद संबोधन का निशान लगा है ना, यानी कि मिल्टन उनके पास नहीं है, वो डेड हो गए हैं। एक बात और बता दें, किसी भी अगर लाइन में ये निशान आएगा संबोधन का निशान, इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं या इंटरजेक्शन कहते हैं। क्लियर? तो ये संबोधन, हिंदी में इसको संबोधन कहते हैं। तो ये संबोधन का निशान अगर कहीं लग गया ना एपोस्ट्रोफी, तो वहाँ बता दो कि संबोधन अलंकार है, एपोस्ट्रोफी है। ठीक? और कभी कभी ये संबोधन का निशान नहीं लगता है तो कामा जरूर आता है। क्लियर? जैसे यहाँ देखिए फ्राइल्टी के बाद कामा लगा है, लास्ट में संबोधन निशान लगा दिए हैं। ठीक? एक है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। क्लियर? एक फेमस कविता है ब्रेक 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 नाम से, तो कभी कभी ब्रेक 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 भी आ जाता है, परीक्षा में आ सकता है, तो उस पर आप ध्यान देना। ब्रेक 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 3 बार ब्रेक आएगा तो 2 बार कामा रहेगा, उस लाइन में भी क्या रहेगा? संबोधन अलंकार। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आगे। लाइफ आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट। जीवन मैं नहीं जान पा रहा हूँ व्हाट दाउ आर्ट, कि तुम क्या हो। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्या हो। बट नो, लेकिन ये जानता हूँ, दैट दाउ एंड आई मस्ट पार्ट, कि तुम और मैं एक हिस्सा हूँ, भाग हूँ। क्लियर? अब यहाँ क्या जीवन को संबोधित किया गया है कि नहीं? संबोधन का अलंकार का निशान भी है। जीवन मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो। आर्ट मीन्स कला नहीं होगा, आर्ट मीन्स ARE, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। क्लियर? इस आर्ट माने होगा है, हो, दाउ माने होगा यू, दाउ आर्ट मीन्स यू आर। तो इसमें संबोधन का अलंकार है, जीवन को संबोधित किया गया, किसी आदमी को संबोधित किया कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो भाई, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, लेकिन यह जीवन को कहा जा रहा है, जीवन कोई आदमी था नहीं ना, तो सीधी सी बात इसमें क्या है अलंकार। फ्राइल्टी दाई नेम इज वोमेन। फ्राइल्टी में होता है निर्बलता, फ्रेल माने होता है कमजोर, निर्बल, तो निर्बलता, दाई नेम इज वोमेन, तुम्हारा नाम ही औरत है।
अब बताइए किसी औरत का को हम कहते हैं कोई नाम लेके पुकारते हैं, लेकिन यहाँ निर्बलता को ही बता दिया तुम्हारा नाम क्या है, वोमेन है। तो ये शेक्सपियर का एक फेमस नाटक है, एमए फर्स्ट ईयर में चलता है, हैमलेट। उसमें हैमलेट ये शब्द अपनी कहा है अपने मुंह से अपनी माँ के लिए, निर्बलता तुम्हारा नाम औरत है। तो निर्बलता एक शब्द है, लेकिन निर्बलता को संबोधित किया जा रहा है, क्लियर। जैसे किसी औरत का नाम बताया जा रहा है, क्लियर। निर्बलता को औरत बता दिया गया है, तुम्हारा नाम ही औरत है, क्लियर। जैसे औरत उसमें उसकी माँ थी, तो उसके पिता की हत्या उसके चाचा ने कर दिया था हैमलेट ने, और उसके बाद चाचा ने उसकी माँ से शादी कर लिया था, क्लियर। तो वो मतलब कि एक हिसाब से ठीक है, इसलिए बता दिया कि निर्बलता तुम्हारी ये निर्बलता है कि तुम मुझसे शादी कर ली, वो मार दिए राजा को, तो क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। फिलहाल आज के समय में हमारी औरतें भी महिलाएं भी सशक्त हैं, पूरा क्लियर, पुरुषों से किसी मामले में कमज़ोर नहीं। चलिए हाइपरबोली देख लेते हैं। हाइपरबोली माने होता क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार, क्लियर। एक नाम इसका और है, बता दे रहे हैं, एग्जैगरेशन, EXAGGERATION। एग्जैगरेशन माने भी होता है अतिशयोक्ति, EXAGGERATION। एग्जैगरेशन माने भी अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए देखते हैं, देखिए दिया भी गया है इसमें, ए हाइपरबोली इज एन एग्जैगरेशन, क्लियर। एग्जैगरेशन माने अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। हाइपरबोली क्या है कि अतिशयोक्ति है, आर ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट माने क्या होता है, ओवर माने अधिक, स्टेटमेंट माने कथन, मतलब अपने कथन में कुछ ज़्यादा ही कह देना, क्लियर। तो इस तरह से हाइपरबोली का सिनोनिम्स अगर पूछ लिया जाएगा, आपका सिनोनिम्स भी आपके सिलेबस में पूछा जाएगा, तो एग्जैगरेशन रहेगा तो वो इसका सिनोनिम्स होगा, या तो ओवर स्टेटमेंट रहेगा तो भी इसका सिनोनिम्स रहेगा, क्लियर। किस लिए ज़्यादा बोला जाता है, फॉर द सेक ऑफ मेकिंग ए रेगुलर इंप्रेशन। फॉर द सेक ऑफ माने होता है के लिए या के वास्ते, फॉर द सेक ऑफ प्रीपोजिशन है। मेकिंग माने बनाने के लिए, ग्रेटर इंप्रेशन माने होता है अत्यधिक प्रभाव। तो कह रहे हैं कि हाइपरबोली जो है एक अतिशयोक्ति या अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाने वाला कथन है, और वो भी जो है अधिक प्रभाव बनाने के लिए, प्रभाव बनाने जाता डाला जाता है, इसलिए मेक में से यहाँ डालना हो जाएगा। तो पूरे का अलंकार का अर्थ हो जाएगा अतिशयोक्ति, अधिक प्रभाव डालने के लिए अतिशयोक्ति या बढ़ा चढ़ाकर कहा जाने वाला कथन है, क्लियर। और फिलहाल आप इंटर में पढ़े रहेंगे हाइपरबोली की दूसरी परिभाषा, उसको मैं बता दे रहा हूँ। हाइपरबोली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। एक ये भी इसकी परिभाषा होती है कि हाइपरबोली एक ऐसा अलंकार है इन विच जिसमें थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, वस्तुओं का उल्लेख किया जाता है, बेटर आर वर्स माने या तो अधिक अच्छा बता दिया तो अधिक खराब, ग्रेटर आर लेस माने या तो अधिक महान यानी बड़ा, या ठीक है लेस या तो बहुत कम बता दिया है छोटा, देन दे रियली आर जितना कि वे वास्तव में होती है, क्लियर। कहने का मतलब हाइपर अतिशयोक्ति अलंकार कैसा अलंकार होता है, एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें वस्तुओं को उनकी वास्तविक स्थिति से, कोई भी वस्तु हो या बात हो, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाए तो कम ही बता दिया जाए, कि यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें वस्तुओं को उनकी वास्तविक स्थिति से अधिक बड़ा या अधिक छोटा ठीक है बता दिया जाता है, क्लियर। यानी ऐसा बता दिया जाता है असंभव घटना का वर्णन हो जाता है इसमें, क्लियर। असंभव घटना, ऐसी बात कह दिया जाएगा आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए इसका मेन अर्थ नहीं निकालना चाहिए, इसका सेंस समझना चाहिए कि क्या कहना चाहता है राइटर, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, अरब देश के समस्त परफ्यूम माने सुगंध, इत्र, विल नॉट स्वीटन, यहाँ स्वीटन माने होगा धोना, नहीं धो पाएंगे, दिस लिटिल हैंड, इस छोटे से हाथ को। अरब देश के समस्त परफ्यूम, समस्त इत्र इस छोटे से हाथ को नहीं धो पाएंगे। अब ये लाइन जो है शेक्सपियर का नाटक एक है मैकबेथ, सेकंड ईयर में आपको पढ़ने को मिलेगा, क्लियर। उसमें ये दिया गया है कि लेडी मैकबेथ है एक और मैकबेथ है, तो लेडी मैकबेथ और मैकबेथ मिलकर राजा की क्या कर दिए, हत्या। लेडी मैकबेथ ही उकसाई थी, हत्या कर दिया था, हाथ में खून लग गया था, क्लियर। तो कहें कि ये खून जो है अरब देश का अगर पूरा परफ्यूम ला के उस पर उड़ेल दो, खून पर गिरा दो, तब भी ये साफ़ होने वाले नहीं है, न तो इसमें सुगंध आने वाली है, क्लियर।
तो अब बताओ पूरे अरब का परफ्यूम अगर ला के हाथ पे उड़ेल दिया जाएगा, साफ़ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, सुगंध भी आ जाएगी, परफ्यूम थोड़ा सा डालो आ जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि समस्त परफ्यूम अरब देश के इस छोटे से हाथ को धो नहीं पाए। क्लियर? क्योंकि कहा गया कालिक से ज़्यादा काला क्या होता है? कलंक। एक हिसाब से कलंक लग गया है राजा को मारने का, तो नहीं साफ होगा। क्लियर? तो इस तरह से इसमें कहने का मतलब बढ़ा चढ़ा कर ही वर्णन कर दिया गया कि पूरे अरब के परफ्यूमें ले आओ अरब देश के, तब भी नहीं धो पाएंगे। कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसका मेन अर्थ है कि अगर काफ़ी परफ्यूम ला के ज़्यादा से ज़्यादा अड़का दोगे तब भी जल्दी नहीं साफ़ होगा, इतना कह सकते हैं, ना कि पूरा अरब देश के। अगला है ओ हैमलेट, हे हैमलेट, दाउ हैज़ क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, तुमने तो मेरे दिल को दो भागों में बांट दिया है। क्लेफ्ट माने होता है चीरना, चीर कर अलग करना। ट्वेन माने टू पार्ट, दो भागों में। क्लियर? अब बताओ, अगर जो आदमी कह रहा है, यहाँ ये ना सोचना हैमलेट के बाद संबोधन है। क्लियर? संबोधन है तो उससे नहीं मतलब, संबोधित तो किया ही गया है, लेकिन मेन बात है यहाँ दाउ हैज़ क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, इसमें आपका कौन सा अलंकार है? हाइपर बोली। क्लियर? एक बात ये भी, हैमलेट तो यहाँ मतलब कि उपस्थित है ना, मृत तो है नहीं, ठीक है, जीवित है। उससे कहा जा रहा है कि हे हैमलेट, तुमने मेरे दिल को दो टुकड़ों में बांट दिया। क्लियर? जैसे अब बताओ, किसी का दिल अगर दो टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, तो वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। क्लियर? तो इसीलिए इसमें हाइपर बोली है, मतलब वो दिल पे थोड़ा सा झटका लगा तो बता दिया कि दिल हमारा दो टुकड़ों में बट गया। तो इसलिए इसमें असंभव घटना का वर्णन है, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मेन अर्थ ये है कि तुम्हारी बातों से मेरे दिल में ज़्यादा से ज़्यादा आघात पहुंचा है, इतना कह सकते हैं, ना कि दो भागों में बटना। अगला है देखिए, वाई मैन, क्यों आदमी, क्यों मनुष्य, इफ़ द रिवर्स वर डाई, यदि नदियाँ सूख जाएं, आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स, तो मैं इसे आंसुओं से भर दूंगा। क्लियर? कोई आदमी कह रहा है कि मनुष्य से कह रहा है कि क्यों मनुष्य, अगर नदियाँ सूख जाएंगी तो क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं तो इसे अपने आंसुओं से भर दूंगा। अब बताइए, कोई आदमी आंसू से नदी भर सकता है? नहीं भर सकता है। कहने का मतलब इसमें असंभव घटना का वर्णन किया गया है। असंभव घटना, हाइपर बोली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आंसू वो गिरा सकता है, इतना हम मान सकते हैं लेकिन ये नहीं मान सकते हैं कि नदी बहा देगा। क्लियर? इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट, हम वैसे बता दे रहे हैं ओरली। जैसे हम कहते हैं कि बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, बिलिंडा मुस्कुराई और पूरा संसार खुश हो गया। ये MA फर्स्ट ईयर में अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक है, उसमें कहा गया है। बिलिंडा पात्र थी, कह रहे हैं कि बिलिंडा मुस्कुराई और पूरा संसार खुश हो गया। अब बताओ, एक लड़की की मुस्कुराने से पूरा संसार खुश हो सकता है? नहीं। कुछ लोग तो जलन के मारा नहीं खुश होंगे कि हमेशा मुस्कुराती रहती, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हो सकते हैं, इतना कह सकते हैं, लेकिन पूरा संसार नहीं। और भी जैसे एग्जाम्पल है, सी वेव टू सीन ऑफ टीयर्स, आंसुओं का समुद्र रोए, मतलब कोई किसी के रोने से आंसू समुद्र नहीं भर सकता। क्लियर? दे वेयर स्विफ्टर देन द लायन, स्ट्रांगर देन द ईगल, वे मतलब शेर से ज़्यादा शक्तिशाली थे, गिद्ध से ज़्यादा देखने वाले थे, निगाह उनकी थी। इसमें भी असंभव है, शेर से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता, ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हम कह सकते हैं, और गिद्ध से ज़्यादा कोई देख नहीं पाता है। क्लियर? हाइपरबोली इस तरह से अलंकार होते हैं। क्लियर? द चीफ वाज माउंटेन हाई, मुखिया पर्वत जितना ऊंचा था, इसमें भी असंभव घटना का है। ही वाज हिज हाइट वाज लाइक कुतुब मीनार, उसकी मतलब उसकी ऊंचाई कुतुब मीनार की जैसी थी, मतलब क्लियर? इसमें भी असंभव, कुतुब मीनार कितना बड़ा कोई नहीं सकता। ही वाज, ठीक है, हिज हाइट वाज कुतुब मीनार, ये सब क्या असंभव घटना, उतना बड़ा कोई नहीं सकता। तो चलिए, तो इस तरह से आई होप आप समझ गए होंगे हाइपरबोली क्या होता है, इसमें क्या प्रयोग किया जाता है। तो फिर आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, क्योंकि अब टाइम ओवर हो गया। अब अगले दिन आपको कल की वीडियो में आगे पढ़ाएंगे बाकी जो है अलंकार। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।